नमस्कार प्यारे साथियों, विश्वगुरु एकेडमी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे 8th क्लास की ज्योग्राफी की एनसीईआरटी का तीसरा चैप्टर, जो कि है खनिज और शक्ति संसाधन। ठीक है, इससे पिछले वाले दो चैप्टर जो थे वो एक तो संसाधन वाला चैप्टर था, दूसरा चैप्टर जो था उसमें हम लोगों ने भूमि, जल, वायु और प्राकृतिक संसाधन के बारे में देखा था। और ये जो तीसरा चैप्टर है इसमें खनिज के बारे में और शक्ति संसाधन के बारे में जानेंगे। 8th क्लास की जो एनसीईआरटी है ज्योग्राफी की, वो संसाधनों पर ही है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 6 चैप्टर हैं टोटल, तो आज ये तीसरा समाप्त हो जाएगा आपका। ठीक है, और जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, आप एक रफ कॉपी लेकर बैठिए और सारी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को जो जहाँ पर भी आपको लगे उनको आप नोट कर लीजिए, और परिभाषाओं को। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर तो एक वृत्तांत दिया गया है, ये वार्तालाप दिया गया है कि वो उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। तो यहाँ से देखते हैं खनिज क्या होता है। देखिए, समझिए खनिज क्या होता है। प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाला, ये डेफिनेशन है, इसको आप नोट कर लीजिए। खनिज, ठीक है, इस डेफिनेशन को आप नोट कर लीजिए। खनिज, तो खनिज क्या होता है? प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाला पदार्थ जिसका निश्चित रासायनिक संगठन हो, वह खनिज है। ठीक है, तो ये पूछा जा सकता है एग्जाम में कि खनिज क्या किसे कहते हैं। और जो बहुविकल्पी क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि खनिज के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो उसमें एक कथन ये दिया जा सकता है कि इसका निश्चित रासायनिक संगठन होता है या इसका निश्चित रासायनिक संगठन नहीं होता है, तो वो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो खनिज ऐसा पदार्थ होता है जो प्राकृतिक रूप से प्राप्त होता है और जिसका निश्चित रासायनिक संगठन होता है, यानी केमिकल कंपोजिशन निश्चित होता है उसका, वह खनिज कहलाता है। खनिज सभी स्थानों पर समान रूप से वितरित नहीं है। ठीक है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि सभी जगह समान रूप से खनिज प्राप्त होते हों। वे किसी विशेष क्षेत्र में या सेल समूहों में संकेंद्रित हैं। कुछ खनिज ऐसे क्षेत्रों में पाए जाते हैं जो आसानी से अभिगम में नहीं है, यानी आसानी से नहीं प्राप्त किए जा सकते हैं। ऐसे क्षेत्रों में कुछ जगह पर पाए जाते हैं, जैसे आर्कटिक महासागर, संस्तर और अंटार्कटिका। ठीक है, ये दुर्गम स्थान है, यहाँ पर खनिज प्राप्त पाए जाते हैं, लेकिन उनको हासिल कर पाना थोड़ा मुश्किल है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि आप जानते हैं आपके भोजन में नमक और आपकी पेंसिल में ग्रेफाइट भी खनिज है। तो नमक क्या है? एक खनिज है। ग्रेफाइट क्या है? ग्रेफाइट भी एक खनिज है। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि पेंसिल में कौन सा खनिज पाया जाता है, तो ग्रेफाइट पाया जाता है। ठीक है, पेंसिल की जो नोक होती है वो किसकी बनी हुई होती है? ग्रेफाइट की बनी होती है, इसको नोट कर लीजिएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। खनिज विभिन्न प्रकार के भूवैज्ञानिक परिवेश में अलग अलग दशाओं में निर्मित होते हैं। वे बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के प्राकृतिक प्रक्रियाओं के द्वारा निर्मित होते हैं। कौन? खनिज। तो जैसा कि अभी हमने कहा कि क्वेश्चन यूपीएससी में कैसे पूछा जा सकता है कि खनिज के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं। ठीक है, तो पहला कथन हो जाएगा कि इसका निश्चित रासायनिक संगठन होता है। फिर लिखा जाएगा कि वे बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा निर्मित होते हैं। तो ऐसे सब जो है, तो आपको ढूंढना होगा कि कौन से कथन सत्य हैं या कौन से असत्य हैं, जैसा भी पूछा जाए। तो क्या होता है कि वे बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा निर्मित होते हैं। वे यानी खनिज अपने भौतिक गुणों, जैसे भौतिक गुण क्या होता है? जैसे रंग है, भौतिक गुण जो दिखता है, सामने से दिखता है, उसका आकार है, जैसे रंग है, घनत्व है, कठोरता है। और रासायनिक गुणों, तो ये भौतिक गुण हो गए, रंग, घनत्व, कठोरता। और रासायनिक गुण क्या होते हैं? जैसे विलेयता। विलेयता यानी घुलना, जैसे नमक क्या है? पानी में घुल जाता है, लोहा नहीं घुलता है। ठीक है, तो उसके आधार पर पहचाने जा सकते हैं कि खनिज कौन सा है, कैसा है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा है, क्या आप जानते हैं शैल खनिज अवयवों के अनिश्चित संगठन वाले एक या एक से अधिक खनिजों का एक समूहन है। सेल यानी चट्टान। तो सेल क्या होती है? जिसमें बहुत सारे खनिजों के अवयव मिले हुए होते हैं, तो उसको सेल कहते हैं। ठीक है, तो उसी के बारे में लिखा हुआ है। सेल क्या होती है? सेल खनिज अवयवों के अनिश्चित संगठन वाले एक या एक से अधिक खनिजों का एक समूहन है। ठीक है, बहुत सारे खनिजों का समूह प्राप्त पाया जा सकता है किसी सेल में, किसी चट्टान में। सेल जिनसे खनिजों का खनन किया जाता है अयस्क कहे जाते हैं। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लीजिए कि अयस्क किसे कहते हैं? सेल जिनसे खनिजों का खनन किया जाता है अयस्क कहे जाते हैं। यद्यपि 2800 से अधिक खनिजों की पहचान की गई है, जिनमें से केवल लगभग 100 अयस्क
खनिज समझे जाते हैं। ठीक है, तो अभी हम और स्पष्ट तरीके से इसको देखेंगे, समझेंगे। तो खनिजों के प्रकार क्या होते हैं, कितने प्रकार के खनिज होते हैं? पृथ्वी पर 3000 से अधिक विभिन्न खनिज हैं। संरचना के आधार पर खनिजों को मुख्यतः धात्विक और अधात्विक खनिजों में वर्गीकृत किया गया है। तो दो प्रकार के खनिज होते हैं, धात्विक खनिज होते हैं और अधात्विक खनिज होते हैं। तो जैसे कि आप कॉपी पर अपने बना सकते हो खनिज लिखकर, इसी प्रकार से आप ये माइंड मैप बना सकते हैं खनिज, और ये ड्रॉ कर सकते हैं। एक तरफ लिखिए धात्विक खनिज और दूसरी तरफ अधात्विक खनिज। तो धात्विक में भी धातुएं, तो जैसे लोहा भी ये धातु एक होती है, और सोना चांदी और ये सब भी, प्लेटिनम और ये सब, स्टील, सोना चांदी, ये सब भी धातु होती है। तो लौह और अलौह, धात्विक में पुनः दो प्रकार के खनिज होते हैं, लौह खनिज और अलौह खनिज। तो लौह खनिज में तो लोहा हो गया, मैग्नीज हो गया, या उसका जो अयस्क होता है वो। अलौह में जैसे सोना हो गया, चांदी हो गया, तांबा हो गया, तो ये अलौह में हो गया। ठीक है, जो लोहा नहीं है। अधात्विक खनिज में क्या हो गया, जैसे कि हमने देखा कि जो धातु नहीं है, जैसे कि नमक हो गया, ठीक है, तो वो धातु नहीं है। तो खनिज कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? धात्विक और अधात्विक होते हैं। धात्विक खनिजों में पुनः दो प्रकार के होते हैं, लौह और अलौह। ठीक है, अभी हम इसके एग्जाम्पल भी यहाँ पर देखेंगे। धात्विक खनिजों में, ये नोट कर लीजिएगा, धात्विक खनिजों में धातु कच्चे रूप में होती है। धातु ये कठोर पदार्थ है जो ऊष्मा और विद्युत को सुचालक करती हैं, और जिनमें द्युति या चमक की विशेषता होती है। किनमें? धातुओं में या धात्विक खनिजों में। लौह अयस्क, बॉक्साइट, मैग्नीज अयस्क, इनके कुछ उदाहरण हैं। तो धात्विक खनिजों में कौन कौन हो सकता है? एक तो लौह अयस्क होते हैं, बॉक्साइट है जो कि लोहे का ही अयस्क है, और मैग्नीज अयस्क है। तो ये कुछ किसके उदाहरण हैं? धात्विक खनिजों के। तो जहाँ पर आप लिखेंगे धात्विक खनिज, वहीं पर लिख सकते हो आगे कि धात्विक खनिजों में कौन कौन से होते हैं ये। ठीक है, इसके कुछ उदाहरण हैं। धात्विक खनिज लौह अथवा अलौह हो सकते हैं। लौह खनिजों में जैसे लौह अयस्क है, मैग्नीज है, और क्रोमाइट में लोहा होता है। ठीक है, तो लौह खनिजों में क्या क्या होता है? जैसे लौह अयस्क है, मैग्नीज है, और क्रोमाइट में लोहा होता है। अलौह खनिजों में लोहा नहीं होता है, किंतु कुछ अन्य धातु यथा सोना, चांदी, तांबा या सीसा हो सकती है। तो अलौह खनिज में एक अलग तरीके से आप लिख लीजिए, लौह खनिज एक हेडिंग डाल के लीजिए, उसके सामने लिखिए लौह खनिज में लौह अयस्क, मैग्नीज और क्रोमाइट। ठीक है, अलौह खनिज में सोना, चांदी, तांबा, सीसा। ये एग्जाम्पल के तौर पे आप लिख लीजिए। एग्जाम में पूछा जा सकता है निम्नलिखित में से कौन सा अलौह खनिज है, या पूछा जा सकता है कौन सा लौह खनिज है। आगे बढ़ते हैं, अधात्विक खनिजों के बारे में जानते हैं। तो अधात्विक खनिजों में धातुएं नहीं होती हैं, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, अधात्विक खनिज। जैसे कि चूना पत्थर, अभ्रक और जिप्सम इन खनिजों के उदाहरण हैं। तो अधात्विक खनिजों के उदाहरण क्या हैं? जैसे चूना पत्थर हो गया, अभ्रक हो गया, जिप्सम हो गया। ये धातुएं तो है नहीं, तो ये अधात्विक खनिजों के अंतर्गत आते हैं। तो इसको भी नोट कर लीजिए आप। आगे बढ़ते हैं, खनिज ईंधन जैसे कोयला और पेट्रोलियम भी अधात्विक खनिज है। तो ये खनिज ईंधन में इसको गिना जाता है, लेकिन ये भी अधात्विक ही होता है, धातु तो होता नहीं है। तो कोयला और पेट्रोलियम भी अधात्विक खनिज हैं। ये भी पूछा जा सकता है कि पेट्रोलियम कैसा खनिज है, तो अधात्विक खनिज है। कोयला कैसा खनिज है? अधात्विक खनिज है। ठीक है, खनिजों को खनन, प्रभेदन या आखनन द्वारा निष्कर्षित किया जा सकता है, मतलब निकाला जा सकता है। अब देखिए, ऐसा तो नहीं होता नहीं है कि सीधे सीधे लोहा मिल जाए या सीधे सीधे तांबा, सोना मिल जाए। उसको छानना पड़ता है, निकालना पड़ता है चट्टानों में से या खानों में से। ठीक है, तब वो प्राप्त होता है। तो ये उनकी विधियों के बारे में लिखा है। खनिजों को खनन के द्वारा, प्रभेदन के द्वारा या आखनन द्वारा निष्कर्षित किया जा सकता है। अब खनिजों का निष्कर्षण कैसे कैसे किया जा सकता है? जैसे यहाँ पे लिखा हो, खनन के द्वारा, प्रभेदन के द्वारा या आखनन के द्वारा। तो खनन में विब्रत खनन और कुपकी खनन के द्वारा किया जाता है। जैसे कि प्रभेदन, हमने यहाँ पे एक शब्द देखा प्रभेदन। तो प्रभेदन क्या है? अब तक तेल का प्रभेदन, उसका यहाँ पे चित्र दिया गया है। तेल निकाला जा रहा है समुद्र से। ठीक है, अब यहाँ पे जानते हैं, पृथ्वी की सतह के अंदर दबी शैलों से
खनिजों को बाहर निकालने की प्रक्रिया खनन कहलाती है। खनन किसे कहते हैं, हेडिंग डालकर आप लिख लीजिए कि पृथ्वी की सतह के अंदर दबी शैलों से खनिजों को बाहर निकालने की प्रक्रिया खनन कहलाती है। स्पष्ट हो गया। खनिज जो कम गहराई में स्थित हैं वे पृष्ठीय स्तर को हटाकर निकाले जाते हैं, इसे विव्रत खनन कहते हैं। तो विव्रत खनन की परिभाषा क्या होगी कि खनिज जो कम गहराई में स्थित हैं वे पृष्ठीय स्तर, यानी जो ऊपरी परत है, पृष्ठीय स्तर, उसको हटाकर निकाले जाते हैं, उसे विव्रत खनन कहते हैं। गहन वेधन जिसे कूपक कहते हैं, अधिक गहराई, कूप का मतलब होता है कुआं, आप जानते ही हैं, तो कूपक उसी से संबंधित है कि गहन वेधन जिन्हें कूपक कहते हैं अधिक गहराई में स्थित खनिज निक्षेपों तक पहुंचने के लिए बनाए जाते हैं, इन्हें कूपकी खनन कहते हैं। ठीक है, तो कूपकी खनन किसे कहते हैं आप समझ गए होंगे। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस धरातल के बहुत नीचे पाए जाते हैं, उन्हें बाहर निकालने के लिए गहन कूपों की खुदाई की जाती है, इसे क्या कहते हैं, प्रवेधन कहते हैं। ठीक है, किसको किसको, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस धरातल के बहुत नीचे पाए जाते हैं, उन्हें बाहर निकालने के लिए गहन कूपों की खुदाई की जाती है, इसे प्रवेधन कहते हैं। तो आप समझ गए होंगे। सतह के निकट स्थित खनिजों को जिस प्रक्रिया द्वारा आसानी से खोदकर निकाला जाता है उसे आखनन कहते हैं। तो ये सारी डेफिनेशन देखो एनसीईआरटी में ही मिल जाती हैं, दूसरी किताबों में आपको ये सब नहीं मिलेगा। सतह के निकट स्थित खनिजों को जिस प्रक्रिया द्वारा आसानी से खोद कर निकाला जाता है उसे आखनन कहते हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि क्या आप जानते हैं, आप सेल को देखकर बता सकते हैं यदि इसमें तांबा है, क्योंकि तब सेल का रंग नीला प्रतीत होता है। तो अगर सेल का रंग नीला प्रतीत हो रहा है तो इसका मतलब है कि इसके अंदर तांबा मौजूद है। ठीक है, ये उसकी पहचान है। अब जानते हैं खनिजों के वितरण के बारे में। खनिज विभिन्न प्रकार की सेलों में पाए जाते हैं, कुछ आग्नेय सेलों में पाए जाते हैं। अच्छा, आग्नेय सेल, रूपांतरित सेल, अवसादी सेल, इनके बारे में तो हम लोग बहुत पहले ही पढ़ चुके हैं पुरानी 6-7 की एनसीईआरटीज़ में। ठीक है, तो उसको आप देख लीजिएगा। तो कुछ आग्नेय सेलों में पाए जाते हैं खनिज, कुछ कायांतरित सेलों में या रूपांतरित सेल कह सकते हो आप, उनमें पाए जाते हैं, जबकि अन्य अवसादी सेलों में पाए जाते हैं। यानी तीन प्रकार की सेलें होती हैं और तीनों ही प्रकार की सेलों में खनिज पाए जाते हैं। धात्विक खनिज आग्नेय और कायांतरित सेल समूहों जिनसे विशाल पठारों का निर्माण होता है में पाए जाते हैं। तो धात्विक खनिज प्रायः किस में पाए जाते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको नोट कर लीजिएगा, पूछा जा सकता है। धात्विक खनिज किन प्रकार की सेलों में पाए जाते हैं, धात्विक खनिज आग्नेय और कायांतरित सेल समूह जिनसे विशाल पठारों का निर्माण होता है में पाए जाते हैं। ठीक है, तो धात्विक खनिज किन में पाए जाते हैं, आग्नेय और कायांतरित सेल समूहों के उनमें पाया जाता है। उत्तरी स्वीडन एक देश है यूरोप महाद्वीप में, तो उत्तरी स्वीडन में लौह अयस्क, ओंटेरियो कनाडा में स्थित है, में तांबा और निकेल के निक्षेप, दक्षिण अफ्रीका में लोहा, निकेल, क्रोमाइट और प्लेटिनम आग्नेय और कायांतरित सेलों में पाए जाने वाले खनिजों के उदाहरण हैं। तो यहाँ ये सब चीज़ें पाई जाती हैं। मैदानों और नवीन वलित पर्वतों के अवसादी सेल समूहों में अधात्विक खनिज, ठीक है, किसमें, मैदानों और नवीन वलित पर्वतों के अवसादी सेल समूहों में अधात्विक खनिज जैसे चूना पत्थर पाए जाते हैं। फ्रांस के काकेशस प्रदेश में चूना पत्थर निक्षेप, जॉर्जिया और यूक्रेन के मैग्नीज निक्षेप और अल्जीरिया के फॉस्फेट संस्तर इसके कुछ उदाहरण हैं। ठीक है, तो ये किन में पाए जाते हैं, ये अवसादी सेलों में पाए जाते हैं। खनिज ईंधन जैसे कोयला और पेट्रोलियम भी अवसादी संस्तर में पाए जाते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी जरूर नोट कर लीजिएगा कि खनिज ईंधन जैसे कि कोयला और पेट्रोलियम ये किन में पाए जाते हैं, अवसादी संस्तर में पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए इतना क्लियर हो गया। अब यहाँ पे एक मानचित्र दिया गया है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, विश्व लोहे, तांबे और बॉक्साइट का वितरण। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे चिन्ह दिया गया है, इसकी मदद से यहाँ पे जो चिन्ह लोहे के लिए ये चिन्ह यहाँ पे दर्शाया गया है, तांबे के लिए ये और बॉक्साइट के लिए ये चिन्ह दर्शाया गया है। तो चलिए देखते हैं भाई कहाँ कहाँ लोहा, तांबा और बॉक्साइट पाया जाता है। जैसे कि आप अफ्रीका में देख सकते हो, यहाँ पर खूब तांबा पाया जाता है, इन क्षेत्रों में ये तांबा पाया जाता है, यहाँ तांबा पाया जाता है। ठीक है, ये दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में यहाँ पाया जाता है, यहाँ। ठीक है, तो ये सब तांबे के क्षेत्र हैं, ये तांबे के क्षेत्र हैं, यहाँ पे दिया गया है। इधर आप उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में आ जाइए, इधर यहाँ तांबा पाया जाता है। ठीक है,
और लोहा कहाँ पाया जाता है, जैसे भारत में यहाँ पे लोहा पाया जाता है। ये बॉक्साइट है, ठीक है, ये बॉक्साइट का ही चिन्ह है यहाँ पे। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें बताई गई कि कहाँ कहाँ क्या क्या पाया जाता है, उन चिन्हों की मदद से आप देख सकते हो। आगे बढ़ते हैं और हाँ, अब एक एक के बारे में, एक एक महाद्वीप के बारे में जानते हैं कि कहाँ क्या क्या पाया जाता है और वहाँ के किन किन देशों में। और यहाँ लिखा हुआ है कि आप जानते हैं स्विट्ज़रलैंड में कोई ज्ञात खनिज निक्षेप नहीं है। इसको बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए, पूछा जा सकता है निम्नलिखित में से किस देश में कोई ज्ञात खनिज निक्षेप नहीं पाया जाता है। तो उसका उत्तर होगा स्विट्ज़रलैंड में। किसी भी एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस देश में कोई ज्ञात खनिज निक्षेप नहीं पाया जाता। देखिए क्वेश्चन इन्हीं लाइनों से ही बनाया जाएगा आपको, ठीक है, क्वेश्चन ऐसे ही बनाया जाएगा। तो स्विट्ज़रलैंड में कोई ज्ञात खनिज निक्षेप नहीं है। चलिए अब जानते हैं एशिया महाद्वीप के बारे में, मतलब खनिजों से संबंधित। एशिया में जो कि प्रमुख देश कौन कौन है, जैसे चीन है और भारत के पास विशाल लौह अयस्क निक्षेप हैं। तो भारत के पास और चीन के पास क्या है, विशाल लोहे के निक्षेप हैं, लौह अयस्क निक्षेप हैं। यह महाद्वीप यानी एशिया महाद्वीप विश्व का आधे से अधिक टिन उत्पादन करता है। कौन, एशिया महाद्वीप। चीन, मलेशिया और इंडोनेशिया विश्व के अग्रणी टिन उत्पादकों में है। ये पूरा नोट कर लीजिए आप, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ये सब इम्पॉर्टेंट है। चीन और भारत के पास विशाल लौह अयस्क निक्षेप हैं। यह महाद्वीप विश्व का आधे से अधिक टिन उत्पादन करता है, ठीक है। ये पूछा जा सकता है निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप आधे से अधिक टिन उत्पादन करता है, तो उसका उत्तर होगा एशिया महाद्वीप। चीन, मलेशिया और इंडोनेशिया विश्व के अग्रणी टिन उत्पादकों में है। चीन जो है वो सीसा, एंटीमनी और टंगस्टन के उत्पादन में भी अग्रणी है। एशिया में मैग्नीज, बॉक्साइट, निकेल, जस्ता और तांबा के भी निक्षेप हैं, ठीक है। तो एशिया महाद्वीप में ये है, ये पूरा नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, यूरोप के बारे में जानते हैं। यूरोप, तो यूरोप विश्व में लौह अयस्क का अग्रणी उत्पादक है, ठीक है। एशिया में चीन और भारत जो है अग्रणी है, एशिया में अगर देखा जाए, ठीक है। और वैसे विश्व में यूरोप विश्व में लौह अयस्क का अग्रणी उत्पादक है। रूस, यूक्रेन, स्वीडन और फ्रांस लौह अयस्क के विशाल निक्षेप वाले देश हैं। तो यूरोप में कहाँ कहाँ लौह अयस्क पाया जाता है या लोहा पाया जाता है, रूस में, यूक्रेन में, स्वीडन में और फ्रांस, ठीक है, यहाँ पाया जाता है। तांबा, सीसा, जस्ता, मैग्नीज और निकेल खनिजों के निक्षेप पूर्वी यूरोप और यूरोपीय रूस में पाए जाते हैं, ठीक है। यूरोपीय रूस का मतलब हुआ कि जो पश्चिमी हिस्सा है रूस का वो, क्योंकि रूस का कुछ हिस्सा यूरोप में है और बाकी हिस्सा एशिया में है, ठीक है। तो ये देखा। अब आगे बढ़ते हैं उत्तरी अमेरिका के बारे में। उत्तरी अमेरिका में खनिज निक्षेप 3 क्षेत्रों में अवस्थित हैं। कौन कौन, ग्रेट लेक के उत्तर में कनाडियन शील्ड प्रदेश, अपलेशियन प्रदेश और पश्चिम की पर्वत श्रृंखलाएँ। लौह अयस्क, निकेल, सोना, यूरेनियम और तांबा का खनन कनाडियन शील्ड प्रदेश में और कोयले का अपलेशियन प्रदेश में होता है। पश्चिमी कार्डिलेरा में तांबा, सीसा, जस्ता, सोना और चांदी के विशाल निक्षेप हैं, ठीक है। तो ये हम लोगों ने देखा उत्तरी अमेरिका के बारे में। चलिए, और ये एक मानचित्र दिया गया खनिज तेल और कोयले का वितरण। तो कोयले के लिए यहाँ पे ये दिखाया गया है और खनिज तेल के लिए ट्रायंगल दर्शाया गया है। तो कहाँ कोयला है और कहाँ खनिज तेल है। जैसे भारत में अगर देखा जाए तो जो उत्तर पूर्वी हिस्सा है वहाँ पर खनिज तेल पाया जाता है, और गुजरात के पास जो अरब सागर का तट है वहाँ पर भी कुछ तेल के निक्षेप हैं, और कोयले के छत्तीसगढ़ के, झारखंड के आसपास है और इधर है नीचे, ठीक है। तो यहाँ ये निक्षेप इसके पाए जाते हैं। बाकी अन्य जगहों पर आप देख सकते हो, जैसे रशिया में है खनिज तेल के बारे में। बाकी सऊदी अरब के आसपास के जो कंट्रीज हैं वहाँ पर आप देख सकते हो, खाड़ी देश जिनको कहा जाता है, वहाँ खनिज तेल की मात्रा अधिक है। और अगर उत्तरी अमेरिका में आप देखो तो यहाँ पर कोयला प्राप्त होता है, खनिज तेल भी प्राप्त होते हैं। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में भी यहाँ खनिज तेल प्राप्त होता है। अफ्रीका में भी यहाँ पर जो है कोयले के निक्षेप हैं और खनिज तेल भी पाया जाता है यहाँ पर, ठीक है। तो ये सब आप लोगों ने देख लिया होगा। आगे बढ़ते हैं दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के बारे में।
ब्राज़ील जो कि दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है, ठीक है। ब्राज़ील जो है दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है, ये हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। तो ब्राज़ील विश्व में उच्च कोटि के लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो जो उच्च कोटि का लौह अयस्क है उसका सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा देश है, वो है ब्राज़ील, इसको नोट कर लीजिएगा। तो ब्राज़ील विश्व में उच्च कोटि के लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक है। चिली और पेरू, ये भी दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के दो छोटे छोटे देश हैं। तो चिली और पेरू तांबे के अग्रणी उत्पादक हैं। ब्राज़ील और बोलीविया विश्व में टिन के सबसे बड़े उत्पादकों में से हैं। दक्षिणी अमेरिका के पास सोना, चांदी, जस्ता, क्रोमियम, मैग्नीज, बॉक्साइट, अभ्रक, प्लेटिनम, एस्बेस्टस और हीरा के विशाल निक्षेप भी हैं। खनिज तेल वेनेजुएला, अर्जेंटीना, चिली, पेरू और कोलंबिया में भी पाया जाता है, ठीक है। तो दक्षिणी अमेरिका में अच्छे खासे खनिज निक्षेप पाए जाते हैं। निक्षेप मतलब उनका भंडार, ठीक है। निक्षेप का मतलब ये था उनका भंडार। अब यहाँ पे लिखा हुआ क्या आप जानते हैं, हरा हीरा एक दुर्लभतम हीरा है। तो नोट कर लीजिएगा, हरा हीरा कैसा है, एक दुर्लभतम हीरा कौन है, हरा हीरा जो है वो एक दुर्लभतम हीरा है, बहुत मुश्किल से पाया जाता है। विश्व की प्राचीनतम शैलें पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में हैं। वे 430 करोड़ यानी 4 अरब 30 करोड़ वर्ष पूर्व बने। प्राचीनतम शैलें 430 करोड़ साल पहले बनी थी। पृथ्वी के निर्माण के मात्र 30 करोड़ वर्ष पश्चात, ठीक है। पृथ्वी की उम्र कितनी है, 4.6 बिलियन ईयर्स या 4.6 अरब वर्ष, या कह सकते हो 460 करोड़ वर्ष, ये है पृथ्वी की उम्र। अब तक पृथ्वी की उम्र कितनी हो चुकी है, 460 करोड़ वर्ष हो चुके हैं पृथ्वी को। तो जो विश्व की प्राचीनतम शैलें हैं वो कहाँ हैं, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में है, और उनकी उम्र कितनी है, 430 करोड़ साल, यानी पृथ्वी की जैसी उत्पन्न हुआ उसके 30 साल बाद ही ये शैलें बन गई थी। समझ गए भैया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं अफ्रीका महाद्वीप के बारे में। अफ्रीका जो है वो खनिज संसाधनों में धनी है। यह हीरा, सोना और प्लेटिनम का विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक है। कौन, अफ्रीका महाद्वीप। यह हीरा, सोना और प्लेटिनम का विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक है, नोट कर लीजिए। दक्षिण अफ्रीका जो कि उसका एक देश है, देखिए अफ्रीका महाद्वीप का नाम है लेकिन दक्षिण अफ्रीका उसका एक देश है, जिम्बाब्वे उसका एक देश है और जायरे उसका एक देश है। विश्व के सोने का एक बड़ा भाग उत्पादित करते हैं। तांबा, लौह अयस्क, क्रोमियम, यूरेनियम, कोबाल्ट और बॉक्साइट दक्षिण अफ्रीका में पाए जाने वाले अन्य खनिज तेल हैं, अन्य खनिज हैं, ठीक है, अन्य खनिज हैं। तेल नाइजीरिया, लीबिया और अंगोला में पाया जाता है, ठीक है। तो तेल कहाँ कहाँ अफ्रीका में पाया जाता है, नाइजीरिया में, लीबिया में और अंगोला में पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया के बारे में। ऑस्ट्रेलिया विश्व में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है, ऑस्ट्रेलिया। यह यानी ऑस्ट्रेलिया सोना, हीरा, लौह अयस्क, टिन और निकेल का अग्रणी उत्पादक है। यह तांबा, सीसा, जस्ता और मैग्नीज में भी संपन्न है। पश्चिम ऑस्ट्रेलिया के कालगोरली और कूलगार्डी क्षेत्रों में सोने के सबसे बड़े निक्षेप हैं, ठीक है। तो ये जानकारी के लिए है। आगे बढ़ते हैं, हम लोग अंटार्कटिका के बारे में जानते हैं। विभिन्न खनिज निक्षेपों पूर्वानुमान से कुछ संभवतः विशाल के लिए अंटार्कटिका का भूविज्ञान पर्याप्त रूप से सुप्रसिद्ध है। ट्रांस अंटार्कटिक पर्वत में कोयले और पूर्वी अंटार्कटिका के प्रिंस चार्ल्स पर्वत के निकट लोहे के महत्वपूर्ण मात्रा में निक्षेपों का पूर्वानुमान किया गया है। पूर्वानुमान यानी ऐसा माना गया है कि यहाँ पर इसके निक्षेप हैं, उसके साक्ष्य मिले होंगे। लौह अयस्क, सोना और चांदी और तेल भी वाणिज्यिक मात्रा में उपलब्ध है। कहाँ, अंटार्कटिका में, लेकिन सुगम में नहीं है, उसको प्राप्त कर पाना इतना आसान नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, खनिजों के उपयोग के बारे में जानते हैं अब। खनिजों का उपयोग कई उद्योगों में होता है। रत्नों के लिए प्रयोग किए जाने वाले खनिज प्रायः कठोर होते हैं। इन्हें आभूषण बनाने के लिए विभिन्न शैलियों में जड़ा जाता है। तांबा एक अन्य धातु है जिसका उपयोग सिक्के से लेकर पाइप तक प्रत्येक वस्तु में किया जाता है। कंप्यूटर उद्योग में प्रयुक्त होने वाला सिलिकॉन क्वार्ट्ज से प्राप्त किया जाता है। एल्युमिनियम जिसे उसके अयस्क बॉक्साइट से प्राप्त किया जाता है। तो बॉक्साइट किसका अयस्क है, एल्युमिनियम का अयस्क है। इसको बहुत ध्यान से नोट कर लीजिएगा प्लीज़।
बॉक्साइट किसका अयस्क है? एल्युमिनियम का अयस्क है। का उपयोग ऑटोमोबाइल और हवाई जहाज, बोतलबंदी उद्योग, भवन निर्माण और रसोई के बर्तन तक में होता है। ठीक है, एल्युमिनियम के का जो अयस्क है बॉक्साइट उसका। अब बात करते हैं खनिजों का संरक्षण कैसे किया जा सकता है। खनिज अनवीकरणीय संसाधन है। हम लोगों ने पहले चैप्टर में देखा था कि नवीकरणीय संसाधन क्या होते हैं और अनवीकरणीय संसाधन क्या होते हैं। तो खनिज जो है वो अनवीकरणीय संसाधन है, यानी इसको बनने में हजारों लाखों साल लग जाते हैं, मानव की उम्र से कई गुना ज़्यादा समय लग जाता है, इसलिए इसको अनवीकरणीय संसाधन माना गया है खनिजों को। खनिजों के निर्माण और संचयन में हजारों वर्ष लगते हैं। मानवीय उपभोग की दर की तुलना में निर्माण की दर बहुत धीमी होती है। ठीक है, हम लोग खर्च जल्दी कर डालते हैं और बनने में लाखों वर्ष लगते हैं, हजारों लाखों साल। खनन की प्रक्रिया में बर्बादी को घटाना आवश्यक है। धातुओं का पुनर्चक्रण एक अन्य तरीका है जिससे खनिज संसाधनों को संरक्षित किया जा सकता है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। शक्ति संसाधन लास्ट टॉपिक है इसका। ये यहाँ पे सन्नी और उनकी माताजी का वर्णन दिया गया है, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे ये विद्युत संभरण हेतु राष्ट्रीय शक्ति ग्रिड दी गई है, उसका चित्र दिया गया है, इसी में स्टोर हो जाती है। और यहाँ से हम लोग शक्ति अथवा ऊर्जा, शक्ति खनिज, तो शक्ति अथवा ऊर्जा हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हमें उद्योग, कृषि, परिवहन, संचार और प्रतिरक्षा के लिए भी शक्ति की आवश्यकता होती है। ऊर्जा संसाधनों को विस्तृत रूप से परंपरागत और गैर परंपरागत संसाधनों में वर्गीकृत किया जा सकता है। तो परंपरागत स्रोत क्या होते हैं ऊर्जा के? ऊर्जा के परंपरागत स्रोत वे हैं जो लंबे समय से सामान्य उपयोग में लाए जा रहे हैं, जो परंपरा में रहे हैं। ठीक है, ईंधन और जीवाश्मी ईंधन परंपरागत ऊर्जा के दो मुख्य स्रोत हैं। ठीक है, तो ईंधन के बारे में, इसका उपयोग पकाने, ऊष्मा प्राप्त करने के लिए व्यापक रूप से होता है। हमारे देश में ग्रामीणों द्वारा उपयोग की गई 50% से अधिक ऊर्जा ईंधन से प्राप्त होती है। अब यहाँ पे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट दिए गए हैं जिनको ज़रूर नोट कर लीजिएगा आप, जहाँ भी आपको लगे कि इंपॉर्टेंट करना चाहिए। जैसे खनिज तेल दिया गया है और प्राकृतिक गैस के बारे में। तो लाभ क्या है और हानि क्या है? लाभ ये है कि आसानी से परिवहनीय, यानी टैंकर में आप ले जा सकते हो खनिज तेल को। पेट्रो रसायन उद्योग का आधार है खनिज तेल। हानि क्या है? तेल अधिप्लावन एवं गैस रिसाव के कारण ऑक्सीजन का अवक्षय होता है। दूसरा, निर्मुक्त प्रदूषक के कारण अम्ल वर्षा होती है, तो इसलिए हानिकारक है खनिज तेल। तीसरी हानि क्या होती है? नए ईंधन का अन्वेषण आसान नहीं होता। ठीक है, तो ये हानि है। प्राकृतिक गैस क्या है? इसके लाभ क्या है? ये आसानी से परिवहनीय है, यानी पाइपलाइन में उसको आप उसके द्वारा लाया जा सकता है। तेल और कोयले से अधिक स्वच्छ होती है प्राकृतिक गैस, और तेल से सस्ती भी होती है प्राकृतिक गैस, नेचुरल गैस। ठीक है, तो ये सब क्या है? ऊर्जा के परंपरागत स्रोत हैं। तो ऊर्जा के परंपरागत स्रोत में खनिज तेल है, प्राकृतिक गैस है, ईंधन है, कोयला है, जल विद्युत है, ये सब ऊर्जा के परंपरागत स्रोत हैं। उनके लाभ और हानि यहाँ पर दिए गए हैं। अब ईंधन के लाभ हानि क्या हो सकते हैं? ईंधन जो है सुप्राप्य है, आसानी से प्राप्त हो जाता है, बहुसंख्यक लोगों को ऊर्जा प्रदान करता है। लेकिन इससे हानि क्या है? संग्रहण में अधिक समय लग जाता है, प्रदूषण फैलाने वाला होता है, हरित गृह प्रभाव यानी ग्रीन हाउस इफेक्ट में वृद्धि करता है, जिससे पृथ्वी गर्म हो जाती है। निर्वनीकरण इसके द्वारा होता है, लकड़ी लोग जंगल काट लिए जाते हैं। ठीक है, अब कोयले के बारे में जानते हैं। तो कोयले के लाभ और हानि क्या क्या हैं? लाभ में है यह विस्तृत रूप से उपलब्ध है, आसानी से मिल जाता है, काफ़ी मात्रा में उपलब्ध है। दूसरा, इसका उपयोग ये है, लाभ ये है कि विद्युत रूपांतरण के लिए उपयुक्त है, तो इससे बिजली बना ली जाती है। ठीक है, और इससे हानि क्या है? प्रदूषण का स्रोत है, कोयला जलेगा तो प्रदूषण उत्पन्न होगा। परिवहन के लिए ये भारी है। ठीक है, ले जाने के लिए बहुत भारी होता है पत्थर का कोयला। चलिए, अब है जल विद्युत के बारे में हम लोग जानते हैं। तो जल विद्युत के बारे में लाभ, इसके लाभ क्या हैं? एक तो प्रदूषण मुक्त है, इसे प्रदूषण नहीं होता। जल से जो बिजली बनाई जाती है, जल विद्युत यानी जल से जो बिजली बनाई जाती है, तो प्रदूषण मुक्त है।
सिंचाई और मत्स्यन को बढ़ावा देता है और सस्ता पड़ता है। ठीक है, ये इसके लाभ हैं। और हानि क्या है? स्थानीय समुदाय का विस्थापन, जहाँ पर भी ये उत्पन्न किया जाता है, विद्युत उत्पादन किया जाता है जल के द्वारा, तो वहाँ से लोगों को हटाना पड़ता है। वहाँ के गांव वहाँ पर खाली कराए जाते हैं, मतलब हमेशा के लिए खाली कर दिया जाता है। स्थानीय समुदाय का विस्थापन वहाँ से होता है। निम्न क्षेत्रों का जल प्लावन हो जाता है, जो निचला क्षेत्र है, क्योंकि डैम बनाया जाता है वहाँ पर, तो उससे क्या होता है, जब पानी छोड़ा जाता है तो बहुत काफ़ी जो निचला क्षेत्र होता है वो डूब जाता है। तीसरा, स्थापित करने में खर्चीला है काफ़ी। ठीक है, तो ये उसकी हानियाँ हैं। तो ये हम लोगों ने देखे ऊर्जा के परंपरागत स्रोत। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे एक चित्र दिया गया है, उत्तर पूर्व भारत में ईंधन ले जाती महिला, उसका चित्र दिया गया है। पौधों और जानवरों के अवशेष जो लाखों वर्षों तक धरती के अंदर दबे रहे थे। कौन? पौधों और जानवरों के अवशेष जो लाखों वर्षों तक धरती के अंदर दबे रहे थे, ताप और दाब के प्रभाव से जीवाश्मी ईंधनों में परिवर्तित हो गए। जीवाश्मी ईंधन जैसे कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस परंपरागत ऊर्जा के मुख्य स्रोत हैं। तो जो कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस पाया जाता है धरती के अंदर, तो ये आया कहाँ से? ये आया है हजारों लाखों वर्षों से, जो पौधे और जानवर ये सब दब गए, जो उन्हीं का है, मतलब उन्हीं से उत्पन्न हुआ, उन्हीं से मिलकर बना है, जिसको कहा जाता है जीवाश्मी ईंधन। ठीक है, तो उसके उदाहरण जैसे कोयला है, पेट्रोलियम है, प्राकृतिक गैस है, ये है। ठीक है, इन खनिजों के भंडार सीमित हैं। विश्व की बढ़ती जनसंख्या जिस दर से इनका उपयोग कर रही है, वह इनके निर्माण की दर से कहीं अधिक है। इसलिए ये शीघ्र ही समाप्त होने वाले हैं। ये समाप्त हो जाएंगे इनका जैसे ही हम उपयोग कर डालेंगे हम लोग, मतलब मनुष्य। अब बात करते हैं कोयला के बारे में। कोयला यह बहुतायत में पाया जाने वाला जीवाश्मी ईंधन है। इसका उपयोग घरेलू ईंधन उद्योगों जैसे लोहा और इस्पात, वाष्प इंजनों और विद्युत उत्पादन करने में किया जाता है। तो कोयले का उपयोग क्या क्या होता है? एक तो घरेलू ईंधन के रूप में हो जाता है। दूसरा उपयोग क्या है? उद्योगों में जैसे लोहा और इस्पात उद्योग में इसका प्रयोग किया जाता है। वाष्प इंजनों में, अब तो भाप के इंजन चलते नहीं हैं, लेकिन वाष्प इंजनों में इसका प्रयोग किया जाता है। और विद्युत उत्पन्न करने में किया जाता है। कोयले से प्राप्त विद्युत को तापीय ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, तो तापीय ऊर्जा किसको कहते हैं? कोयले से प्राप्त ऊर्जा को तापीय ऊर्जा कहते हैं। कंफ्यूज मत होना, भूतापीय ऊर्जा दूसरी है, लेकिन तापीय ऊर्जा यहाँ दूसरी है। कोयले से प्राप्त ऊर्जा, प्राप्त विद्युत को तापीय ऊर्जा कहा जाता है। कोयला जिसका हम आज उपयोग कर रहे हैं, वह लाखों वर्ष पूर्व विशाल फर्न और दलदल के पृथ्वी की परतों में दबने से बना है। तो कोयला किससे बना है? लाखों वर्ष पूर्व विशाल फर्न और दलदल के पृथ्वी की परतों में दबने से बना है। कोयला इसलिए अंतर्हित धूप के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तापीय ऊर्जा संयंत्र का दृश्य है ये। आगे बढ़ते हैं हम लोग। विश्व में अग्रणी कोयला उत्पादक देशों में चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए, जर्मनी, रूस, दक्षिणी अफ्रीका और फ्रांस है। भारत के कोयला उत्पादक क्षेत्र रानीगंज है, पश्चिमी बंगाल में, और झरिया, धनबाद और बोकारो झारखंड में हैं इसके उत्पादक क्षेत्र भारत में। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिएगा कि भारत में कहाँ कहाँ कोयला उत्पादक क्षेत्र हैं। रानीगंज में है, पश्चिमी बंगाल में है, और पश्चिमी बंगाल तथा झरिया, धनबाद और बोकारो झारखंड में है। ठीक है जी। अब यहाँ पे लिखा हुआ है शब्द उत्पत्ति। पेट्रोलियम शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई है? देखिए, पेट्रोलियम शब्द लैटिन के शब्दों पेट्रा अर्थात शैल और ओलियम से मिलकर बना है। तो ओलियम का अर्थ होता है तेल से लिया गया, इसलिए पेट्रोलियम का अर्थ होता है सैल तेल, यानी जो तेल सैलों से प्राप्त हुआ है उसको पेट्रोलियम कहा जाता है। तो पेट्रो का मतलब होता है सैल और ओलियम का मतलब होता है तेल, तो सैलों का तेल, उसी को कहा जाता है पेट्रोलियम। ठीक है जी, चलिए तो पेट्रोलियम के बारे में जानते हैं। पेट्रोल जिससे आपकी कार चलती है, और तेल जो आपकी साइकिल को चरमराने से रोकता है। दोनों की शुरुआत गाढ़े काले द्रव से होती है जिसे पेट्रोलियम कहते हैं। यह शैलों की परतों के मध्य पाया जाता है और इनका वेधन अपतटीय व तटीय क्षेत्रों में स्थित निम्न क्षेत्रों में स्थित तेल क्षेत्रों से किया जाता है। तदुपरांत इसे परिष्करणशाला भेजा जाता है, जहां अपरिष्कृत पेट्रोलियम के प्रक्रमण से विभिन्न तरह के उत्पाद जैसे डीजल,
पेट्रोल, मिट्टी का तेल, मोम, प्लास्टिक और स्नेहक तैयार किए जाते हैं। पेट्रोलियम और इससे बने उत्पादों को काला सोना कहा जाता है। तो ये एग्ज़ाम में कई बार पूछा जा चुका है, आगे भी पूछा जा सकता है कि काला सोना किसे कहते हैं। तो पेट्रोलियम को काला सोना कहते हैं और इससे बने उत्पादों को काला सोना कहा जाता है, क्योंकि ये बहुत अधिक मूल्यवान है। पेट्रोलियम के मुख्य उत्पादक देश कौन कौन हैं? जैसे ईरान है, इराक है, सऊदी अरब है और कतर। ये पेट्रोलियम के मुख्य उत्पादक देश हैं, इनको नोट कर लीजिएगा। अन्य मुख्य उत्पादक देश जो है वो संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, रूस है, वेनेजुएला है और अल्जीरिया है। भारत में मुख्य उत्पादक क्षेत्र कहाँ है पेट्रोलियम के? असम में है, असम में डिगबोई में, ठीक है, और मुंबई में बॉम्बे हाई तथा कृष्णा और गोदावरी नदियों के डेल्टा हैं। ये जो क्षेत्र हैं भारत में कहाँ कहाँ हैं जहाँ पेट्रोलियम पाया जाता है? असम में डिगबोई, मुंबई में बॉम्बे हाई तथा कृष्णा और गोदावरी नदियों के डेल्टा है। तो इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्राकृतिक गैस के बारे में जानते हैं। तो पहले ये देख लेते हैं क्या आप जानते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा। संपीड़ित प्राकृतिक गैस, जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं सीएनजी, कहते नहीं कि सीएनजी के ऑटो चल रहे हैं कहीं कहीं, तो सीएनजी क्या होता है? कंप्रेस्ड, इसका फुल फॉर्म होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, सीएनजी, ठीक है। इसी के हिंदी में इसको कहते हैं संपीड़ित प्राकृतिक गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ठीक है। तो सीएनजी एक प्रचलित पर्यावरण हितैषी ऑटोमोबाइल ईंधन है। तो ये पर्यावरण हितैषी है कि नहीं है? तो ये पर्यावरण हितैषी ईंधन है, क्योंकि यह पेट्रोलियम और डीजल की तुलना में कम प्रदूषण करती है। तो ये ज़रूर नोट कर लीजिएगा कि सीएनजी जो है वो पर्यावरण हितैषी है। क्यों हितैषी है? क्योंकि यह पेट्रोलियम और डीजल की तुलना में प्रदूषण कम करती है। कौन? संपीड़ित प्राकृतिक गैस या कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। तो प्राकृतिक गैस के बारे में जानते हैं। प्राकृतिक गैस पेट्रोलियम निक्षेपों के साथ पाई जाती है और तब निर्मुक्त होती है जब अपरिष्कृत तेल को धरातल पर लाया जाता है। इसका उपयोग घरेलू और वाणिज्यिक ईंधनों के रूप में किया जा सकता है। तो ये कहाँ पाई जाती है? जहाँ भी पेट्रोल और डीजल पाया जाता है उसी के ऊपर तैरती रहती है ये गैस। तो जब उसको निकाला जाता है तो ये भी बाहर निकलती, तो पाइप के द्वारा इसको निकाल लिया जाता है, ठीक है। रूस, नॉर्वे, यूके और नीदरलैंड प्राकृतिक गैस के प्रमुख उत्पादक हैं। तो इसको नोट कर लीजिए कौन कौन से हैं। रूस, नॉर्वे, यूके यानी यूनाइटेड किंगडम और नीदरलैंड प्राकृतिक गैस के मुख्य उत्पादक हैं। भारत में जैसलमेर कहाँ है? राजस्थान में। भारत में जैसलमेर, कृष्णा गोदावरी डेल्टा, त्रिपुरा और मुंबई के कुछ अपतटीय क्षेत्रों में प्राकृतिक गैस संसाधन है। कहाँ कहाँ भारत में है? जैसलमेर में है, कृष्णा गोदावरी के डेल्टा क्षेत्र में है, त्रिपुरा में है और मुंबई के कुछ अपतटीय क्षेत्रों में प्राकृतिक गैस संसाधन है। विश्व के बहुत कम देशों के पास प्राकृतिक गैस के अपने पर्याप्त भंडार हैं, यानी दूसरे देशों से वो निर्यात करते हैं। हमारे द्वारा जीवाश्मी ईंधनों के उपभोग की तीव्र वृद्धि ने चिंताजनक दर से इन्हें समाप्ति तक पहुंचा दिया है। यानी हमने इतना ज़्यादा उपयोग किया मनुष्यों ने कि अब वो समाप्त की ओर आ गए। इन ईंधनों के जलने से निकलने वाले विषैले प्रदूषक भी चिंता का विषय हैं। तो ईंधन तो समाप्त हो ही रहा है, इसके साथ ही साथ हम प्रदूषण भी बहुत बड़े स्तर पर हो रहा है उनकी वजह से। जीवाश्मी ईंधन का अनियंत्रित जलना अनियंत्रित टोंटी के टपकने के समान है जो अंततः सूख जाती है। इससे हमारा ध्यान ऊर्जा के विभिन्न गैर परंपरागत स्रोतों के दोहन की ओर हमने बढ़ाया, ठीक है, हमारा ध्यान बढ़ाया इसने, जो कि जीवाश्मी ईंधनों के स्वच्छतर विकल्प हैं, जैसे कि सौर ऊर्जा हो गया, ठीक है, पवन ऊर्जा हो गया, तो उनका हम प्रयोग कर रहे हैं। जल विद्युत के बारे में जानते हैं। यहाँ पे एक चित्र दिया गया है जल विद्युत परियोजना, सलल जल विद्युत परियोजना जम्मू और कश्मीर की। ये देखिए कितने ऊंचे डैम वगैरह बनाया गया है यहाँ पर, और उसी से जल विद्युत बनाई जाती है। जल विद्युत बांधों में वर्षा जल अथवा नदी जल ऊंचाई से गिराने के लिए संग्रहित किया जाता है। बांध के अंदर से पाइप के द्वारा बहता जल बांध के नीचे स्थित टरबाइन के ऊपर गिरता है। घूमते हुए ब्लेड जनरेटर को विद्युत के लिए घुमाते हैं। यह जल विद्युत कहलाती है। विद्युत उत्पन्न करने के बाद जो जल बहता है इसका उपयोग कृषि में किया जाता है। विश्व की ऊर्जा का 1/4 हिस्सा जल विद्युत से उत्पन्न होता है, ठीक है। इसको जरूर नोट कर लीजिए कि विश्व की जितनी ऊर्जा है, विश्व की ऊर्जा का 1/4 हिस्सा
यानी 25% हिस्सा जल विद्युत से उत्पन्न होता है। विश्व में जल विद्युत के अग्रणी उत्पादक देश कौन कौन से हैं? पराग्वे है, नॉर्वे है, ब्राज़ील है और चीन है। भारत में कुछ महत्वपूर्ण जल विद्युत केंद्र जो कि भाखड़ा नंगल बांध पर है, गांधी सागर बांध है, नागार्जुन सागर है और दामोदर नदी घाटी परियोजनाएं हैं, ये भारत में है जल विद्युत परियोजनाएं। ठीक है, क्या आप जानते हैं विश्व का पहला जल विद्युत उत्पन्न करने वाला देश नॉर्वे था? ठीक है, इसको भी नोट कर लीजिएगा, कभी शायद पूछा जा सकता है कि जल विद्युत सबसे पहले किस देश ने बनाया था? नॉर्वे ने बनाया था, जल विद्युत बनाई थी। ठीक है, यहाँ पे क्या दिया गया, जल विद्युत के बारे में लिखा हुआ है कि ये जल भंडार है, इसमें ये डैम पानी गिरता है, जनरेटर के द्वारा ऐसे नीचे टरबाइन घूमती है और विद्युत उत्पन्न होती है, बाकी जल को निकाल दिया जाता है कृषि के लिए, और विद्युत जो है स्टोर हो जाती है, ऐसे कर ली जाती है। अब जानते हैं ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत के बारे में। जीवाश्मी ईंधनों के बढ़ते उपयोग से ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत का अभाव उत्पन्न हो रहा है। ऐसा अनुमान किया जाता है कि यदि वर्तमान दर से इनका उपभोग लगातार होता रहा तो ईंधनों के भंडार समाप्त हो जाएंगे। इसके अतिरिक्त इनका उपयोग पर्यावरणीय प्रदूषण भी पैदा करता है। इसलिए गैर परंपरागत स्रोत जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा जो कि नवीकरणीय है के उपयोग की आवश्यकता है। ठीक है, नवीकरणीय क्यों है कि ये सूर्य से सौर ऊर्जा हमको प्राप्त होती रहती है, रोज़ प्राप्त होती रहती है। पवन ऊर्जा हवा चलती रहती है तो नवीकरणीय ऊर्जा है। ज्वारीय ऊर्जा, ज्वार भाटा समुद्र में आता रहता है। ठीक है, तो इसका उपयोग किया जा सकता है। तो इसके बारे में जानते हैं सौर ऊर्जा का उपयोग क्या कैसे कर सकते हो। और उससे पहले यहाँ पे जानते हैं, क्या आप जानते हैं विश्व का प्रथम सौर और पवन चलित बस अड्डा स्कॉटलैंड में है। तो ये जो है सौर ऊर्जा से इसको बनाया गया प्रथम सौर और पवन चलित बस अड्डा जो है वो कहाँ है? स्कॉटलैंड में है। आगे है सौर ऊर्जा के बारे में। सूर्य की ऊष्मा और प्रकाश ऊर्जा हमारे द्वारा प्रतिदिन अनुभव की जा सकती है। सूर्य से प्राप्त सौर ऊर्जा सौर सेलों में विद्युत उत्पन्न करने के लिए प्रयोग की जा सकती है। इनमें से कई सेलों को सौर पैनलों से तापन व प्रकाश के लिए शक्ति उत्पन्न करने के लिए जोड़ा जाता है। धूप की प्रचुरता वाले उष्ण कटिबंधीय देशों के लिए सौर ऊर्जा के उपयोग की प्रौद्योगिकी बहुत लाभदायक है। सौर ऊर्जा उपयोग का सौर तापक, सौर कुकर, सोलर ड्रायर के साथ साथ समुदाय को रोशनी देने और यातायात संकेतों में भी होता है। ठीक है, तो ये इसका उपयोग के बारे में लिख दिया गया है। और यहाँ पर हम जानते हैं ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत। अभी हमने ऊपर देखा था ऊर्जा के परंपरागत स्रोत जो थे, और जैसे कि खनिज हो गया, ईंधन हो गया, तेल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, प्राकृतिक गैस हो गया, उनको देखा था। यहाँ पर हम देखेंगे बिल्कुल वैसा ही चार्ट जो है ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत। ठीक है, तो इसको भी आप नोट कर लीजिएगा। चाहे तो आप हेडिंग डाल के लिखिए ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत, उसके बाद नंबर 1 सौर ऊर्जा, फिर उसके लाभ हानि क्या है, फिर ज्वारीय ऊर्जा, फिर उसके लाभ हानि क्या है, देख लीजिए। तो पवन ऊर्जा के लाभ क्या होते हैं? एक तो पवन ऊर्जा जो होती है वो प्रदूषण मुक्त होती है, हवा में प्रदूषण तो होता नहीं है, मतलब पवन ऊर्जा से एक बार स्थापित हो जाने पर विद्युत उत्पादन की कम लागत। दूसरा, सुरक्षित और साफ होती है। तो इससे हानि क्या है? ध्वनि प्रदूषण। जब पवन चक्की चलती है तो ध्वनि उत्पन्न होती है, तो ध्वनि प्रदूषण होता है उससे। पवन चक्कियों को स्थापित करना महंगा है थोड़ा सा। रेडियो व दूरदर्शन के प्रसारण संकेतों में व्यवधान उत्पन्न होता है उसकी वजह से, और पक्षियों के लिए हानिकारक है। ठीक है, तो पवन ऊर्जा से ये हम लोगों ने देख लिए। इसके बाद है सौर ऊर्जा के लाभ हानि क्या होते हैं? ये असमाप्य है, कभी समाप्त नहीं हो सकती है। ठीक है, रोज़ मिलती रहती है सौर ऊर्जा, और प्रदूषण से मुक्त है। ये हैं इसके लाभ। हानि ये है कि ये खर्चीला है। सीधे सीधे तो ऐसा हो नहीं सकता कि भैया धूप में तार डाल दो बल्ब जलने लगे, ऐसा तो होगा नहीं। उसके लिए आपको प्लेट मतलब जो बनाई जाती है, तैयार की जाती है, वो थोड़ा खर्चीला होता है। स्रोत के विसरित होने से ऊर्जा की बर्बादी। ठीक है, तो ये भी एक है इसकी एक कहानी है। ज्वारीय ऊर्जा के बारे में जानते हैं, जो समुद्र के ज्वार भाटा आता है उससे। इसका लाभ है ये प्रदूषण मुक्त है और ये असमाप्य है। ये भी मतलब इससे कोई प्रदूषण नहीं होता और ये कभी समाप्त नहीं हो सकती। हानि यह है कि वन्य जीव आवास का नष्ट होना ज्वारीय ऊर्जा से।
और जैसे कि जो समुद्री जीव हैं उनका भी। दूसरा है दोहन में कठिन है, ठीक है। और आप जानते हैं परमाणु ऊर्जा के बारे में। परमाणु ऊर्जा के लाभ ये हैं कि बड़ी मात्रा में ऊर्जा उत्पादन इससे हो जाता है परमाणु से, मतलब थोड़े से कोयला या अगर उसको परमाणु ऊर्जा में कन्वर्ट कर दिया जाए तो बहुत बड़ी मात्रा में ऊर्जा उससे उत्पन्न हो जाती है। लेकिन हानि यह है कि रेडियो एक्टिव व्यर्थ को उत्पन्न करना, जो कि हानिकारक होता है और खर्चीला भी ये होती है परमाणु ऊर्जा। बायोगैस, इसके लाभ हैं कि कम लागत में प्राप्त हो जाती है, उपयोग में आसान है, जैव व्यर्थ का उपयोग और बायोगैस का उत्पादन इसे हो जाता है, ठीक है। हानि ये है कि हरित गृह प्रभाव का कारण बनती है। और भूतापीय ऊर्जा, इसके लाभ ये हैं कि स्वच्छ है, पर्यावरण हितैषी है, वह हर समय उपलब्ध होती है। और हानि ये है कि शहर से बहुत दूर अवस्थित होने के कारण विद्युत वाहन खर्चीला पड़ता है इसमें, ठीक है। तो ये हम लोगों ने ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत के बारे में जान लिया, ठीक है। अब जानते हैं हम लोग पवन ऊर्जा के बारे में। ये देखिए, उसके सौर ऊर्जा प्राप्त करने के लिए सौर पैनल जो प्लेट्स होती हैं उन्हीं में स्टोर होती है, सौर ऊर्जा की जाती है। तो अब जानते हैं पवन ऊर्जा के बारे में। पवन ऊर्जा, पवन जो है ऊर्जा का एक असमाप्य स्रोत है। पवन चक्कियों का उपयोग अनाजों को पीसने और जल निकालने के लिए चिरकाल से चला आ रहा है, यानी चिरकाल यानी बहुत सदियों से, बहुत प्राचीन समय से चला आ रहा है। वर्तमान पवन चक्कियों में तीव्र गति से चलती हवाएं पवन चक्की को घुमाती हैं, जो विद्युत उत्पन्न करने के लिए जनरेटर से जुड़ी होती हैं। पवन चक्कियों के समूह से युक्त पवन फार्म तटीय क्षेत्रों और पर्वत घाटियों में, जहां प्रबल और लगातार हवाएं चलती हैं, वहां स्थित है। पवन फार्म नीदरलैंड, जर्मनी, डेनमार्क, यूके, यूएसए तथा स्पेन में पाए जाते हैं, जो पवन ऊर्जा उत्पादन में उल्लेखनीय हैं, ठीक है। तो ये जाना उसके बारे में। अब जानते हैं परमाणु ऊर्जा के बारे में। परमाणु ऊर्जा प्राकृतिक तौर से प्राप्त रेडियो सक्रिय पदार्थ जैसे यूरेनियम और थोरियम के परमाणुओं के केंद्रक में संग्रहित ऊर्जा से प्राप्त की जाती है। ये पदार्थ नाभिकीय रिएक्टरों में नाभिकीय विखंडन से गुजरते हैं और उत्सर्जन ऊर्जा की प्राप्ति होती है। परमाणु ऊर्जा के सबसे बड़े उत्पादक संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोप हैं। तो कौन कौन है परमाणु ऊर्जा के सबसे बड़े उत्पादक? एक तो यूएसए है, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका है, और यूरोप है। भारत में राजस्थान और झारखंड के पास यूरेनियम के विशाल निक्षेप हैं। कहाँ कहाँ है भारत में यूरेनियम के निक्षेप? राजस्थान में और झारखंड के पास। थोरियम विशाल मात्रा में केरल के मोनोजाडट बालू में पाए जाते हैं। भारत में स्थित परमाणु ऊर्जा के केंद्र तमिलनाडु में कलपक्कम, महाराष्ट्र में तारापुर, राजस्थान में कोटा के निकट राणा प्रताप सागर और उत्तर प्रदेश के नरोरा और कर्नाटक में कैगा हैं, ठीक है जी। ये परमाणु ऊर्जा केंद्र हैं भारत में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब भूतापीय ऊर्जा के बारे में जानते हैं। ताप ऊर्जा जो पृथ्वी से प्राप्त की जाती है भूतापीय ऊर्जा कहलाती है। तो इसको डेफिनेशन नोट कर लीजिए। भूतापीय ऊर्जा लिखिए और उसके आगे लिखिए ताप ऊर्जा जो पृथ्वी से प्राप्त की जाती है भूतापीय ऊर्जा कहलाती है, ठीक है। या लिख सकते हो पृथ्वी से प्राप्त होने वाली ऊर्जा को भूतापीय ऊर्जा कहा जाता है। पृथ्वी के अंदर गहराई बढ़ने के साथ तापमान में लगातार वृद्धि होती जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट कर लीजिएगा। पृथ्वी के अंदर गहराई, थोड़ा खोदेंगे तब तो जल मिलेगा, लेकिन बहुत अंदर गहराई में जाएंगे तो वैसे वैसे तापमान में लगातार वृद्धि होती जाएगी। कभी कभी यह तापमान ऊर्जा भू सतह पर गर्म जल के झरनों के रूप में प्रकट हो सकती है। यह ताप ऊर्जा शक्ति उत्पादन करने में प्रयुक्त की जाती है। अच्छा, आप लोग सोच रहे होंगे कि नीचे गहराई पर उसका कोई प्रमाण है? जी बिल्कुल है। ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो देखिए गर्म लावा उससे निकलता है, गरम गरम एकदम खौलता हुआ आग की तरह, ठीक है। तो ये साक्ष्य है उसका, ठीक है। तो यह ताप ऊर्जा शक्ति उत्पादन करने में प्रयुक्त की जा सकती है। वर्षों से गर्म जल के स्रोतों के रूप में भूतापीय ऊर्जा खाना बनाने, ऊष्मा प्राप्त करने और नहाने के लिए प्रयोग में लाई जाती है। यूएसए विश्व का सबसे बड़ा भूतापीय ऊर्जा का संयंत्र है। इसके बाद न्यूजीलैंड, आइसलैंड, फिलीपींस और मध्य अमेरिका हैं। भारत में भूतापीय ऊर्जा के संयंत्र हिमाचल प्रदेश में मणिकरण और लद्दाख में पूगा घाटी में स्थित हैं। ये यहाँ पे एक चित्र दिया गया परमाणु ऊर्जा का, जिसमें दिखाया गया नाभिकीय रिएक्टर है, उसमें गर्म जल जाता है भट्टी विखंडन द्वारा ऊष्मा,
और पूरा जो है ये बनाना बहुत कठिन है परमाणु ऊर्जा। फिर टरबाइन घूमती है जनरेटर के द्वारा और ये एकत्र कर ली जाती है। यहाँ पे दिया गया है मणिकरण में भूतापी ऊर्जा और भूतापी ऊर्जा की सहायता से भोजन पकाना। नीचे भूतापी ऊर्जा का एक दूसरा चित्र दिया गया है। क्या आप जानते हैं विश्व का पहला ज्वारीय ऊर्जा स्टेशन फ्रांस में बनाया गया था? तो ज्वारीय ऊर्जा के बारे में जानते हैं। ज्वार से उत्पन्न होने वाली ऊर्जा को ज्वारीय ऊर्जा कहा जाता है। इसको नोट कर लीजिए, ज्वारीय ऊर्जा। ज्वार से उत्पन्न ऊर्जा को ज्वारीय ऊर्जा कहते हैं। इस ऊर्जा का विदोहन समुद्र के संकरे मुहाने में बांध के निर्माण से किया जाता है। उच्च ज्वार के समय ज्वारों की ऊर्जा का उपयोग बांध में स्थापित टरबाइन को घुमाने के लिए किया जाता है। रूस, फ्रांस और भारत में कच्छ की खाड़ी में विशाल ज्वारीय मिल के क्षेत्र हैं। ठीक है, अब यहाँ पे दिया गया है ये निम्न ज्वार भाटा का उपयोग विद्युत उत्पन्न करने में होता है, जिसका ये चित्र दिया गया है। अब जानते हैं बायोगैस के बारे में और फिर ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। बायोगैस जैविक अपशिष्ट जैसे कि मृत पौधे और जंतुओं के अवशेष, पशुओं का गोबर, रसोई के अपशिष्ट यानी बचा हुआ जो होता है उसको कहते हैं कि अपशिष्ट को गैसीय ईंधन में बदला जा सकता है। इसे बायोगैस कहते हैं। जैविक अपशिष्ट बैक्टीरिया द्वारा बायोगैस संयंत्र में अपघटित होते हैं, जो कि अनिवार्य रूप में मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड का मिश्रण है। बायोगैस खाना पकाने तथा विद्युत उत्पादन का सर्वोत्तम ईंधन है और इससे प्रतिवर्ष बड़ी मात्रा में जैव खाद का उत्पादन होता है। ऊर्जा सर्वव्यापी है, लेकिन इस ऊर्जा का विदोहन बहुत ही कठिन और खर्चीला है। हम में से प्रत्येक व्यक्ति ऊर्जा को नष्ट न करके एक भिन्नता ला सकता है। ऊर्जा की बचत ही ऊर्जा का उत्पादन है। बहुत बड़ी बात लिखी हुई है, ऊर्जा की बचत ही ऊर्जा का उत्पादन है। अभी कार्य करें एवं ऊर्जा के भविष्य को सुनहरा बनाएं। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, कभी कभी होता है कि रूम की लाइट्स जल रही हैं, जब कोई वहाँ पर कोई उसका उपयोग नहीं, फ़ैन चलता हुआ छोड़ देते हैं, कूलर चलता हुआ छोड़ देते हैं, तो उसको ध्यान रखना चाहिए, उसको बचाना चाहिए। इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि ऊर्जा की बचत ही ऊर्जा का उत्पादन है। चलिए, तो दोस्तों ये चैप्टर कैसा रहा आप हमें ज़रूर बताइए, और अगर कुछ पूछना हो तो कमेंट में कमेंट करिएगा। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन आप बड़ी आसानी से कर सकते हो। ठीक है, और जैसे कि परंपरागत और गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत जो कि हम लोगों ने देखे, तो परंपरागत में क्या होते थे, जैसे कि खनिज हो गया, तेल हो गए, ईंधन हो गया, कोयला हो गया, पेट्रोल हो गया, ये परंपरागत हो गया। गैर परंपरागत में क्या क्या देखा था ना, जैसे सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा, ये सब, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोगों ने देखा। ठीक है, तो धात्विक और अधात्विक खनिज क्या हैं, लौह और अलौह खनिज क्या हैं, बायोगैस, प्राकृतिक, सब कुछ आप जो है बता सकते हो। काला सोना पेट्रोलियम को क्यों कहा जाता है, क्योंकि बहुत महंगा होता है। तो दोस्तों चैप्टर कैसा रहा आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और जल्द ही मिलते हैं अगले चैप्टर में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।